अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज बड़े ही दुखे हुए दिल के साथ आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया इग्नोर कर रहा है। हमारे आम आवाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है और वो डेवलपमेंट्स हैं मंजूम जो तौहीन है उसके केसेस के हवाले से, जिसमें तौहीन रसालत भी है, तौहीन अहले बैत भी है, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन है, तौहीन असहाब है, अल्लाह की तौहीन है, बाकी अम्बिया की तौहीन है। सो यू कैन इमेजिन कि उसमें ये जो लिस्ट है इसमें और कौन कौन से नाम, कौन कौन सी हस्तियाँ हो सकती हैं। ये कुछ अर्सा पहले ये हमारे यहाँ भैंसा मोची इस तरह के कुछ ग्रुप्स थे जो सोशल मीडिया पे काम करते थे, ब्लास्फमी करते थे। उनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पाकिस्तान से निकलवाया गया, वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए, आज वो दुनिया में आगे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ही हाई लेवल के सीक्रेसी के साथ ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें उस लेवल की तौहीन की जाती है कि आप सोच नहीं सकते। इसको पोर्नोग्राफिक ब्लास्फमी कहते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इस तरह की भी तौहीन की जा सकती है। मुक़द्दस हस्तियों के नाम जिस्म के निजस हिस्सों पे लिख के उनको फ़ोटो बना के शेयर करने, कुरान के ऊपर गलाजत फेंकनी। मैं आप इमेजिन कर सकते हैं मैं किस तरह की गलाजत की बात कर रहा हूँ। जाए नमाज के ऊपर जिनसी ताल्लुकात कायम करना, इस तरह की हरकतें, और उसके फ़ोटो बनाने, वीडियो बनाने और इस तरह की फिर वो शेयर करना आगे पीछे। जब ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ा तो पाकिस्तान में ये चीज़ फिर रिपोर्ट होना शुरू हुई। जो हमारे इदारे हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारे जैसे PTA है उसने रिपोर्ट किया, ऐसे ही जो वजारत मजहबी अमूर है उसने रिपोर्ट किया, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिपोर्ट किया। इवेंचुअली ये बात फिर कुरान बोर्ड तक आई कि इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान में ब्लास्फमी हो रही है। तो फिर FIA ने एक स्पेशलिस्ट विंग बनाया ब्लास्फमी को ख़त्म करने के लिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए। और उसने फिर उनको भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती थी उन्होंने वो उसकी बेस पे लोगों को पकड़ना शुरू किया। कुछ 400-450 लोग पकड़े गए। इस दौरान एक रिपोर्ट आती है स्पेशल ब्रांच की, जो 2 वर्जन्स में आती है, एक उर्दू है और एक इंग्लिश है, जिसके आपस में जो मतन है वो भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन उसमें ये कहा गया कि सुनने में आया है, ये सोर्स रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन इसकी कोई नहीं है, कि सुनने में आया है इस तरह से कि कोई एक गैंग है, कोई एक ग्रुप है जो ब्लास्फमी का धंधा करता है, वो लोगों को पकड़ाता है, लोगों पे ब्लास्फमी के झूठे इल्ज़ाम लगाता है, उसके बाद उनको पकड़ाता है, उन लोगों से पैसे कमाता है। और FIA को उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें ना। अब ये बात याद रखें कि जो स्पेशल ब्रांच है वो दर्जनों तरह की रिपोर्टें बनाते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये किसका प्रॉब्लम है, यानी कि किस इदारे ने इसको डील करना है, पुलिस ने करना है, FIA ने करना है, कमिश्नर को भेजना है, किसको भेजना है। वो फिर आगे वो अपनी रिकमेंडेशंस भेज देते हैं। इन दिस केस उन्होंने FIA को भेजा, FIA ने इन्वेस्टिगेशन की, पता चला कि ये सब फ्रॉड है, झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने एहलकारों को भी इन्वेस्टिगेट किया, इसलिए कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कुछ FIA के एहलकार भी इस धंधे के अंदर शामिल हैं, उनको भी उन्होंने शामिल किया। उसके बाद उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों के नाम लिए गए थे जैसे राव अब्दुल रहीम वगैरह, उनको भी इन्वेस्टिगेट किया। जो मुल्ज़मान हैं उनकी फैमिलीज़ को भी किया कि आपसे किसी ने पैसे लिए, कोई ऐसी बात, पता चला कुछ भी नहीं है। उन्होंने जाके हाई कोर्ट्स में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाय दैट टाइम पाकिस्तान में एक मखसूस लॉबी है जो हमेशा ब्लास्फमी करने वालों के साथ खड़ी होती है। वही लॉबी जिन्होंने पहले ये भैंसा ग्रुप वाला के लोग जो हैं इनको निकलवाया था। आसमा जहांगीर वो टॉप पे है उस पर। और अब उसके इस तरह के जो जहन रखने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान में ब्लास्फमी के कवानीन को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो पूरा एक गैंग है, ग्रुप है, वो ओवरसीज़ एक्टिवेट हो गया। उन्होंने पाकिस्तान अखबारों में उन्होंने वो लिखना शुरू कर दी, पेपर अपने एक फैक्ट फोकस वेबसाइट, जिसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए कि 400 बच्चे हैं, उनके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हो गई, एंड सो फोर्थ। हालांकि होता ही है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उसमें एविडेंस देखा जाता है क्या दिया गया है। जब पाकिस्तान में ऐसे लोगों को पकड़ा गया कि जिन्होंने कुरान के ऊपर गलाजत फेंकी और वो कुरान की कॉपियों से जो DNA लिया गया वो उनके DNA से मैच कर गया, और ये जो एविडेंस है ये भी FIA का अपना दिया हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने इन्वेस्टिगेट जो फोरेंसिक्स हैं वो करने हैं। तो जैसे पंजाब की फोरेंसिक लैब है मिसाल के तौर पे, रियासती इदारा है और इस तरह के इदारे, उन्होंने ये आके ये रिपोर्ट्स दी कि हाँ ये मैच कर गया है। अब इन ब्लास्फीमर्स को बचाने के लिए वो जो ब्लास्फमी प्रोटेक्शन गैंग है वो एक्टिवेट हो गया। अहमद नूरानी और वकास गुराया, इन दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं बड़े क्लियर। फैक्ट फोकस के हवाले से दोनों में लड़ाई भी पड़ी है। वकास गुराया कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। इसमें एक नाम ओवरसीज़ में कंदील नाम की एक लड़की है। ये वो लड़की है कि जिसने आसिम को, जो भैंसा ग्रुप का मेंबर था, उसको इसने पनाह दी थी, और ये पब्लिकली इसको एक्नॉलेज करती है कि हाँ मैंने उसको पनाह दी थी। ये ख़ुद ब्लास्फमी के कवानीन के ख़िलाफ़ है।
अब इसको इन्फॉर्मेशन फीड की जाती पाकिस्तान से, ये जर्नलिस्ट बन के आर्टिकल छाप देती है। और खैर वो मैं उस पर बाद में आता हूँ कि आगे उस आर्टिकल के क्या होता है। अभी जो बाकी मेंबर्स हैं मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर सोनिया खटक नाम की एक रकासा है, पहले को फिल्मों वगैरह में काम करती रही, वो काम उसका पता नहीं चला। वो हमसे एज ग्रुप में इतनी बड़ी है कि हमें मेरी मेमोरी में नहीं है कि मैंने कभी उसकी कोई मूवी वगैरह देखी हो। बहरहाल वो इसके अंदर उसने छलांग लगाई, उस और छोटे मोटे इनके छोटे चबाड़े जो हैं वो इसके अंदर आए। इसके दरमियान सारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, कादियानी लिंक भी बड़ा क्लियर पता चला कि जो कादियानी खलीफा है उसको ख़त दिए जा रहे हैं। मैंने इस पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं बड़ी तफसील के साथ, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएंगी अगर आप पूरी तफसील के साथ एक रुख देखना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए जो आपके से जो बात शेयर करनी है आज, वो ये है कि सारे मामले में फिर ये हुआ कि ईमान मज़ारी साहिबा, उस्मान वड़ाई साहब, हादी अली चढ़ा साहब, ये वकील हैं। इनको हम कभी ब्लास्टिंग प्रोडक्शन गैंग का ऐसा नहीं कहते, इसलिए कि वकील का एक प्रोफेशनल जॉब होता है। कातल का भी वकील होता है, दहशतगर्द का भी वकील होता है, रेपिस्ट का भी वकील होता है। तो वकील ने बहरहाल अपना काम करना है। सो वी हैव नो, इसमें कोई हम किसी गलतफहमी में किसी को नहीं डालना चाहते। लेकिन उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल की कि एक कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन में फिर देखा जाए कि कोई लोग ऐसा काम करें नहीं करें। अब ये बात जहन में रखें कि इनके पिटिशन की बुनियाद 4 रिपोर्ट्स पे थी जो इन्होंने दावा किया। नंबर 1 ये इन्होंने कहा कि आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक ब्लास्मी बिजनेस गैंग है। फिर उन्होंने कहा कि जो जिसका आगे मैंने जिक्र किया कि स्पेशल ब्रांच है, साथ उन्होंने कहा कि जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उनकी भी है, और साथ उन्होंने फैक्ट फोकस का हवाला दिया। अब आईबी वाले तो साफ उन्होंने तो अदालत को बता दिया कि जनाब हमने कोई रिपोर्ट शूट नहीं की, हमारा नाम की इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। स्पेशल ब्रांच ने बता दिया कि हमारी तरफ से जो रिपोर्ट है वो सोर्स रिपोर्ट है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो डायरेक्टर हैं स्पेशल ब्रांच के, उनको बुला के पूछा गया कि आपने इसकी तहकीक की, इन्वेस्टिगेट किया? उन्होंने लिख के दिया कि हमने कोई तहकीक नहीं की है, कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, हमने जो सुना है मिनोन आगे बता दिया है, बात ख़त्म। यानी कि उन्होंने खुद उसको डिसऑन कर दिया कि कोई इसमें हमने तहकीक नहीं की, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं है। ये दूसरी रिपोर्ट भी बीच में से निकल गई। तीसरी है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, जिन्होंने अपने ही कवानीन को तोड़ते हुए इस रिपोर्ट को बनाया, जिसकी बेस पे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनकी रिपोर्ट पर मजीद एक्शन न लिया जाए। क्योंकि उन्होंने मिसाल के तौर पर यह किया कि उन्होंने कहा कि 94, मतलब पहले तो उन्होंने ये किया कि 400 जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने 400 मुल्ज़मान के इंटरव्यूज़ नहीं किए। उन्होंने एक इंक्वायरी के मोड में बाय लॉ उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। लेकिन उन्होंने ये किया कि कुछ लोगों के जाके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, और उन इंटरव्यूज़ में जाके उन्होंने फिर लिख दिया कि इनमें से 94% लोगों ने कहा है कि हमें ट्रैप किया जाता है। कोई लड़की है, वो हमें ब्लास्फेमी भेजती है, हमने उसे कहा कि तुमने ये क्यों ऐसा किया, और उसके बाद फिर उसने कहा कि सबूत दो। जब हमने वापस भेजा तो उन्होंने हमें पकड़ लिया। अब इसमें जो 94% की वो बात कर रहे हैं, भाई 94% को हम ठीक मान लेते हैं कि 94% लोगों ने ये बात कही, तो 94% लोगों ने ये तो मान लिया ना कि फ़ोन नंबर भी हमारा है। उन्होंने ये भी मान लिया कि इसको इस्तेमाल भी हमने किया। उन्होंने सिर्फ अपनी मासूमियत क्लेम की है, सिर्फ ये कह के कि जनाब हमने तो सबूत के तौर पे भेजा था, यानी कि फ़ोन मेरा है, यूज़ मैं कर रहा हूँ, सिम मेरी है, या अगर मेरे किसी फैमिली मेम्बर की है तो मेरे इस्तेमाल में है, मेरी ही ये आईडी है, मेरा व्हाट्सएप है, मेरा फेसबुक है, मुझे किसी ने भेजा है तो मैंने जवाब में उसको जब भेजा कि तुमने क्या किया तो मुझे पकड़ लिया। क्या एतराफ़ तो कर लिया ना कि सारा कुछ उसका है। अब जब उसके फ़ोन की फोरेंसिक होती है तो किसी के 80 पेजेस की निकलती है, किसी के 100 पेजेस की, किसी के 40 पेजेस की, किसी के 200 पेजेस की, कि कुछ 6 महीने से ब्लास्फेमी का कंटेंट जो क्रिएट कर रहा है और आगे भेज रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई साल से कर रहा है। तो फ़ोन तो आप पहले ही मान चुके हैं, अब आपका है, अब इसका क्या करें इतने बड़े एविडेंस का। तो इसको फिर ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में उनकी मैं आपको बात बता रहा था कि उन्होंने जो रिपोर्ट ये जारी की, और चूंकि उन्होंने कहा कि 94% ने कहा है तो इससे उनका एतराफ़ भी आ गया, और बाद में जो रिपोर्ट्स आई फोरेंसिक्स की उससे सारा कहानी खुल गई। लेकिन उनकी रिपोर्ट में मसला ये था कि उन्होंने इंटरव्यूज़ किए और उसकी बेस पर रिपोर्ट बना दी। हालांकि वो चूंकि एक इंक्वायरी कैपेसिटी में काम कर रहे थे, देयरफॉर उन पे ये रिक्वायरमेंट थी कि जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनसे भी जाके बात करें, यानी कि जिसको गैंग कहा जा रहा है, बिजनेस गैंग कहा जा रहा है, उनसे भी जाके बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं किया, अपने कानून को ऐसे तोड़ा। इसके बाद फिर एक और उन्होंने हरकत की, उससे भी कानून तोड़ा, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि तो गैर कानूनी रिपोर्ट है, कानूनी तकाज़ों को पूरी नहीं करती है, तो इस पर मजीद कोई एक्शन ना लिया जाए। ये होगी तीसरी रिपोर्ट। कि मैं भी आपको समरी बता दूं कि आईबी ने साफ कह दिया कि हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी। स्पेशल ब्रांच ने कहा जी कि हम डिसऑन उन्होंने कर दिया कि कोई हमारी इस पर तहकीक वगैरह नहीं है। हाई जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इनकी रिपोर्ट गैर कानूनी निकल आई। पीछे रह जाता है फैक्ट फोकस। अब फैक्ट फोकस को चलाने वाला वही ग्रुप है जिसके अंदर भैंसा ग्रुप वाले शामिल हैं, या कंदील जैसी, या वो सोनिया खटक वगैरह इस तरह की ख़वातीन शामिल हैं कि जो
सोनिया खट्टक कहती है कि मैं ख़त्म नबूवत मानना फ़र्ज़ नहीं है। ख़ुद को कादियानी नहीं कहती है, लेकिन कहती है कि नहीं, आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कोई फ़र्ज़ नहीं है। कंदील के बारे में आपको बता दिया कि वो ऐसी खातून है कि जो डोनेट भी करती है, फैक्ट फोकस वगैरह को उसके लिए लिखती भी है, और साथ भैंसा ग्रुप को उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका कि भैंसा ग्रुप के लोगों को वो सपोर्ट भी करती रही है, पनाह देती रही है। अहमद दुरानी के बारे में एक बड़ा ड्यूबियस का किरदार है, वो फैक्ट फोकस के हवाले से क्लेम करता है कि मेरी वेबसाइट है। वकास गुराय कहता है मेरी है। इन सब का आपस में नेक्सस जुड़ा हुआ, बीच में कादियानी लिंक मैंने आपको बता दिया कि वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी कमज़ोर एविडेंस की बेस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों ले लिया इस केस को कि हाँ इस पर एक कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किया ये कि उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कहा कि ये रिपोर्ट्स हैं, आप कमीशन बना दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ठीक है बना देते हैं। फिर जो मुद्दई वगैरह थे उन्होंने जोर मारा कि ये हमारे खिलाफ पिटिशन आई हुई है, तो भाई हम सुने तो सही। तो आखिरकार अदालत को मजबूर होकर उनको सुनना पड़ा। अब वो केसेस चल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कमीशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। कमीशन की तरफ ये इसलिए जा रहे हैं कि जब ये केसेस, इनकी फाइल्स कमीशन में जाएंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये सारे के सारे केसेस रुक जाएंगे। जब केसेस रुकेंगे तो एक रियासती हक मिल जाएगा इन मुलजमान को कि वो अपनी ज़मानत कराएं। और पिछला एविडेंस हमारे पास यही है कि जिसकी ज़मानत होती है वो पाकिस्तान से भाग जाता है। अहमद सती भागा, भैंसा ग्रुप वाले भागे, ये सारे ऐसे ही निकले। इसमें आपको एक मैं अजीब बात बताता हूँ जो सुन के आपको हैरत होगी कि ये जो पिटिशन चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें एक भी मुलजम खुद पिटिशनर नहीं है, एक भी नहीं। यहाँ पे आपने इस चीज़ को बड़े गौर से सुनना है कि ये गेम क्या खेल रहे हैं। गेम ये खेल रहे हैं कि जो मुलजमान की फैमिलीज़ हैं उनको आगे किया हुआ कि पिटिशनर आप बने। उससे ये होगा कि जो पिटिशन की सारी प्रोसीडिंग्स हैं उससे मुलजमान लाताल्लुक़ हो जाएंगे और उनको एक हक मिल जाएगा कि जनाब आप हमें अब ज़मानत दे दें, इसलिए कि अब कमीशन 10 साल चले, 20 साल चले, कमीशन का तो वो टाइम कोई पीरियड है ही नहीं ना। अगर मुलजमान खुद पिटिशनर बने तो फिर वो भाग नहीं सकते, क्योंकि ज़मानत की दरख्वास्त सब ने दी हुई है, सबकी मनसूख हुई है। जब वो फ्रीक बन जाते हैं तो फिर भागने वाला काम ख़त्म हो जाता है। ये जानबूझ के उनको पिटिशनर नहीं बना रहे, उनकी फैमिलीज़ को आगे किया हुआ है कि किसी तरह से उनको भागने का मौका मिल जाए। हालांकि मुझे बताएं कि अगर ड्रग डीलर का ग्रुप पकड़ा जाए तो क्या उनके पास हक है कि वो कहें कि आप इस कमीशन में लेके जाएँ? अदालत के अंदर आपकी रेमेडीज़ मौजूद है ना, पाकिस्तान का कानून मौजूद है कि अगर आप बेगुनाह हैं आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आप सबूत दे दें। हर मुलजिम के खिलाफ फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी गई हुई है। एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी ऐसी नहीं है जो इन्होंने चैलेंज की हो। यानी कि जब ट्रायल कोर्ट की बात आती है सारी मान जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जिद बनाई हुई है कि नहीं कमीशन में जाना है, क्योंकि कमीशन में जाने से इनके भागने के रास्ते खुलते हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर कितने आपको रेपिस्ट का ग्रुप्स मिल सकता है, सैडिस्ट का ग्रुप मिल सकता है, दहशतगर्दों का ग्रुप मिल सकता है। वो सारे अगर कहना शुरू कर दे कि नहीं अदालत में नहीं हमारे लिए कमीशन बनाए, तो क्या बनाना शुरू कर देंगे? किसी के लिए नहीं बन सकता। अगर किसी के लिए नहीं बन सकता तो इनके लिए क्यों बने, जिनके खिलाफ इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि उसको देख के इनको अदालतों ने जमानतें तक नहीं दी हैं, क्योंकि फोरेंसिक्स हुए हुए हैं, डीएनए मैच हुए हैं, सबका सब वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इनकी एक ही जिद है। और फिर इसके बाद जो इनकी लीगल टीम है उन्होंने एक ऐसी बिजार किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने ये किया कि सारे मामले में हम ईमान नाम की लड़की एक लेके आ जाते हैं, राव अब्दुल रहीम जो एडवोकेट, उसको हम हर मामले में उसको नथी कर देते हैं। और ऐसी डेस्परेट कोशिशें की इन्होंने, और आपस में वकीलों के बयान भी नहीं मिल रहे। मिसाल के तौर पे एक मुलज़म है उमर लियाकत, मैं आपको उसके हवाले के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उमर लियाकत के हवाले से एक पार्टी, एक वकील ये कह रहा है इनका कि देखें जनाब लिया से उसको पकड़ा है, लेकिन राव अब्दुल रहीम की गाड़ी में पकड़ा है। सबूत इस चीज़ का वो देखें, ये नंबर प्लेट अदालत में जूम करके दिखाएगी, वो वाज़े नज़र नहीं आ रही। उस पर चढ़ा साहब कहते हैं मैं दावे से कह रहा हूँ ये वही। अभी आप दावे से क्यों साबित करें? आप दावे से कह रहा हूँ, कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अच्छा, जब साबित नहीं हुई तो साथ ही एक और बंदे का इन्होंने बता दिया कि ये भी राव के साथ मिला हुआ, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। उसका भी कोई एविडेंस कुछ भी नहीं। उन दोनों ने जाके अपने अपने बयान दे दिए, जनाब ये तो हम नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन इस मामले से इन्होंने अचीव क्या किया? अचीव ये किया कि राव अब्दुल रहीम का नाम नथी कर दिया। एंड दैट्स द ओनली थिंग दे वांटेड, कि उसका नाम दोबारा से आ जाए कि राव अब्दुल रहीम यहाँ पे है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये इनका वकील जो जिसमें बैरिस्टर तला भी हैं और उस्मान वड़ाई, इनके एक वकीलों की जो ग्रुप है उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि देखें जनाब लिया से गिरफ्तार किया गया, बल्कि वो कह रहे हैं अगवा किया गया और उसमें राव अब्दुल रहीम की गाड़ी शामिल है। तंबोली साहब कह रहे हैं जी लिया से गिरफ्तार ही नहीं किया गया। तंबोली साहब इसी टीम का हिस्सा, याद रखें। वो एक और लॉयर हैं तंबोली साहब जो कि इसी ईमान मजारी की टीम का हिस्सा हैं, जो कह रहे हैं कि जनाब लिया से गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हुई है, ट्रैप करके किया है। यानी कि झूठ इस कदर बोल रहे हैं कि उनके आपस में बयान नहीं मिल रहे हैं, लेकिन किसी तरह से राव अब्दुल रहीम का नाम इसमें आ जाए ताकि ये हम साबित कर सकें कि जनाब जो कुछ कर रहे हैं ये 5-7 लोग हैं, इन्होंने सारा किया हुआ है।
हालांकि मुल्ज़मान की तादाद अब कुछ 400 से बढ़कर कुछ 760 से भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मज़ीद जो है वो गिरफ्तारियाँ होती रहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो अब्दुल्ला शाह का एक कत्ल उराव अब्दुल रहीम पे उन्होंने डालने की कोशिश की। वो पता चला कि जो एविडेंस सामने आया कि गुस्ताखों की आपस में लड़ाई थी, उसके अगवा और कत्ल के मंसूबे कुछ बन रहे थे। इन्होंने वो टोटल इन्फॉर्मेशन का वो हिसाब बीच में से गायब करके राव अब्दुल रहीम पे खोलने की कोशिश की। कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन अदालत में जब पता चला कि राव अब्दुल रहीम इस केस में मुलज़म के तौर पर अदालत में नहीं पेश किया गया, यानी कि चालान में उसको मुलज़म के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया गया अदालत में, बल्कि कोई और लोग थे, दूसरे ब्लास्फेमर थे, उसी वक्त अदालत में केस ठीक है जी बंद हो गया। लेकिन फिर उसके बाद नहीं, वो ईमान जो है वो वापस आ गई है किसी तरह से, अब केस दोबारा से खोल दो। यानी कि जो असल चीज़ है कि जनाब आपके जो केसेस हैं उन आपके खिलाफ एविडेंस अदालतों में जा चुका है, वहाँ पे आपने उसको कंटेस्ट करना है। ये टोटल जितना जो एक दजल इस वक्त क्रिएट किया हुआ है वो ये है कि 2-4 केसेस ऐसे लेके आए जिसमें राव अब्दुल रहीम का नाम बार बार आता रहे, उसका नाम आता रहेगा, बाकी चीज़ें पीछे हट जाएंगी, हम कहने के इसमें पोजीशन में आ जाएंगे कि नहीं अब कमीशन बनना चाहिए। और जब मैंने आगे कहा, जो ही कमीशन बनता है सारे का सारा मामला, उसके बाद इनको ज़मानतें, आज़ादियाँ, सारा कुछ इनको मिल जाता है, पाकिस्तान से भागना जाना, आज़ादियाँ नहीं, ज़मानतें और पाकिस्तान से फरार, वो राहें इनकी खुल जाती हैं। सारे का सारा ड्रामा इस चीज़ पे खड़ा हुआ है, ऑल ऑफ इट। एंड रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि देखें जनाब, ये लड़की एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये ईमान है। अच्छा, एक लड़की है कोमल नाम की, उसको कह रहे हैं देखें हमें शनाख्ती कार्ड मिल गया है। अभी क्या सबूत है कि ये ईमान है? वो सबूत यह है कि इसकी शनाख्ती कार्ड पर जो तस्वीर लगी हुई है वो वीडियो वाली लड़की से बड़ी मिलती है। अच्छा, क्या सबूत है कि जो वीडियो वाली लड़की है वो ईमान है और जिसका नाम आप बता रहे हैं कोमल है? तो कहते हैं कि देखें हमने जो तस्वीर दिखाई है ना, उस पर उसका नाम लिखा हुआ है कोमल। यानी कि ए बी का गवाह है, बी ए का गवाह है। इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि जो वीडियो में आप लड़की दिखा रहे हैं उसका नाम ईमान है। नो एविडेंस व्हाट्सोएवर। उसकी शक्ल से मिलती हुई एक और लड़की है, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने ये कहा हुआ है कि ये ईमान है, भले हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब इसकी शक्ल की कोई और लड़की मिलेगी तो वो भी ईमान ही है। और ये चीज़ें एंटरटेन की जा रही हैं अदालत में। दिस इज सच मैडनेस। तो ये अवाम को इस चीज़ की अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ये जो सेकुलर तबका पाकिस्तान के बाहर जो ब्लास्फेमी वाला बैठा हुआ प्रोटेक्शन गैंग, ये क्या कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो लॉयर्स हैं, ईमान मज़ारी साहब, ये ठीक है, एज ए लॉयर्स हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, जिन रिपोर्टों पे कर रहे हैं, वो सारी मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। और बाय द वे, फैक्ट फोकस की रिपोर्ट को ये भी याद रखिएगा कि फैक्ट फोकस पाकिस्तान में कलादम है, बैन है पाकिस्तान में, इसके बावजूद उसको एंटरटेन किया जा रहा है। आखिर में बड़े अफसोस के साथ मैं आपको जज साहब के ये इन कमेंट्स के साथ मैं छोड़ रहा हूँ। जस्ट टेक अ लुक। अब 19, 20, 21, 22 साल का जो बच्चा है, उसको शायद इतनी हकीकतन उसको इतनी फहम नहीं है, अगर उसका एक दीनी घर से ताल्लुक नहीं है। जी सर। वो इसकी परवाह नहीं करता, वो आता है कि अच्छा चलो ये मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखो ये कहना कि उसकी नीयत ब्लास्फेमी करने की थी, ये इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। वेल,